अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024, उसका क्वेश्चन नंबर 4B पार्ट है। इससे पहले हमने बाकी तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, वो कहता है कि एक डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है Q1 हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है और वो दिया क्या हुआ है FP1 P2 इक्वल टू और 36,000 माइनस 0.1 P1 का स्क्वायर माइनस 0.5 P2 का स्क्वायर। ये हमारे पास है डिमांड फंक्शन। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि डिटरमिन द पार्शियल डेरिवेटिव। इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका कहते हैं इफ़ हमारे पास P1 की वैल्यू 20 है, P1 और P2 की वैल्यू जो ना वो 10 है। ठीक है, P2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है। इवेल्यूएट FP1 एंड FP2। जो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं ना, FP1 और FP2, ये आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। जब हम ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वहाँ पे आपने P1 की वैल्यू 20 और P2 की वैल्यू 10 जो ना वो पुट करनी है। ये सारा क्वेश्चन है और छोटा सा ये क्वेश्चन है और मोस्टली जो ना ये 10 से 20 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता रहता है और चैप्टर नंबर 8 का ये क्वेश्चन है। तो हम चैप्टर नंबर 8 को जो ना इग्नोर करते हैं, लेकिन आसान से क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते। तो आप लोगों ने उसको फोकस करना है। चैप्टर नंबर 7 की निस्बत चैप्टर नंबर 8 आसान है। अब ये करना क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हमने पहले निकालना है। ये पहला पार्ट है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे P1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू P1, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेल्टा लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू P1 कि P1 के लिहाज से पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो उसके बाद ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन आ जाएगा हमारे पास और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है 36,000 माइनस 0.0 P1 का स्क्वायर माइनस 0.5 P2 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे बेशक आप F ना लिखें, क्योंकि F की जगह पे हमने ये फंक्शन लिख लिया है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे P1 का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, P1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब हम P1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो P1 के अलावा बाकी जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी कांस्टेंट कंसीडर होंगी। वो क्या होंगी, सारी की सारी कांस्टेंट कंसीडर होंगी। जैसा कि यहाँ पे P1 के अलावा ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू दोनों ही कांस्टेंट कंसीडर होंगी। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव जीरो ले लेंगे, इसका भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 0.1 ये वैसे का वैसे P1 का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये स्क्वायर पहले आ जाएगा P1 और स्क्वायर में से हम यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। वो 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। ये आसान सा काम है, हमारा डेरिवेटिव आ चुका है पार्शियल डेरिवेटिव। अब 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 और साथ में ये P1 आ जाएगा। ये तो था FP1, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू P1। अब हमने निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू P2। तो सिर्फ वही काम करेंगे, आप यहाँ पे F नहीं लिखेंगे और F की जगह पे ये सारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने P2 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि P2 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को हमने एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो कांस्टेंट क्या होगा, ये P1 भी कांस्टेंट होगा, ये 36,000 ये भी कांस्टेंट होगा, दोनों ये जीरो हो जाएंगे। जब ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0.5, ये वैसे का वैसे ही आएगा। P2 का स्क्वायर लेंगे, P2 का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर पहले आ जाएगा और स्क्वायर में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी 1 बच जाएगा। और वो 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, ना लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, तो अब ये 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। वो 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ना भी लिखा हो तो आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए कि जिसके साथ ना हो उसके साथ ये 1 होगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ A है, तो एक साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं। हमारा पहला पार्ट जो ना वो कंप्लीट हो चुका है। आसान लगा ना आप लोगों को? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगा है ये वाला, तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, अगर वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप उसको बर वक्त देख सकेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा इवैल्यूएट FP1 एंड FP2 एट P1 इक्वल टू 20 एंड P2 इक्वल टू 10। ये हमारा सेकंड पार्ट है कि हमारे पास P1 की वैल्यू 20 है, P2 की वैल्यू 10 है
हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है क्या है कि हमने जो FP1 निकाला है और FP2 निकाला है, इन दोनों में आपने ये वैल्यू पुट करनी है। P1 की वैल्यू 20 और P2 की वैल्यू 10 पुट करनी है। सिर्फ ये काम करना आप लोगों ने और कोई काम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे FP1। तो FP1 का आंसर हमारे पास ये वाला आया था 0.2 P1 माइनस 0.2 P1। अब P1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, P1 की वैल्यू हमारे पास है 20, तो यहाँ पे हम P1 की जगह पे 20 पुट कर देंगे और 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। साथ में माइनस है तो हम ऑब्वियसली माइनस तो लाजमी लगाएंगे। इसी तरीके से अब हमने P2 FP2 उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो FP2 का हमारा आंसर क्या आया है, माइनस P2 आया है और हमारे पास P2 की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है 10, तो यहाँ पे P2 की जगह पे 10 आ जाएगा। तो साथ में ये माइनस है तो ये माइनस भी साथ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास FP1 भी आ गया है, FP2 भी आ गया है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन उसने पूछा था कि P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू गिवन है, तो हमने इवैल्यूएट करना है इन दोनों को, तो हमने इवैल्यूएट कर लिया है। उसके बाद लास्ट में वो कहता है इंटरप्रेट देयर मीनिंग। इसका मतलब क्या है, इसको हमने इंटरप्रेट करना है, इसका मानी बताना है कि क्या है। सबसे पहले हमने ये आंसर निकाला, FP1 का आंसर -4 निकाला है। इसका मतलब क्या है, -4 का मतलब ये है कि फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस P1, अगर हम P1 में 1 यूनिट इंक्रीज करें, P1 1 यूनिट बढ़ाएं, तो फिर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड Q जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो वो डिक्रीज होगा। अगर प्लस आता तो आपने कहना था कि इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो अगर हम इसका मतलब क्या होगा, ईच यूनिट इंक्रीज इन द P1 क्वांटिटी डिमांड Q1 जो ना वो डिक्रीज होगा बाय 4 यूनिट्स। 4 यूनिट के लिहाज से वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप 4 यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पे 3 आता है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे उस हिसाब से। लेकिन याद रखना है, जब हम ये 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं P1 का, तो जो P2 होगा उसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास देखें, इसका जो आंसर आया है FP2 का, उसमें देखिए -10 आया है, तो यहाँ पे आपने बताना है वही स्टेटमेंट होगी, फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस P2 एंड क्वांटिटी डिमांड Q1 डिक्रीज बाय 10 यूनिट्स। ये जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा। माइनस लगी हुई है तो इसका मतलब ये डिक्रीज होगा, बट 10 यूनिट्स वाइल P1 जो ना वो कांस्टेंट होगा। अब हम यहाँ पे P2 की बात कर रहे हैं तो P1 कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हमने P1 की बात की थी तो P2 कांस्टेंट होगा। तो ये तो था आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया, समझ में आया है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।